टेम्परेचर का कैरेक्टर है ऊपर उठना, वाटर का कैरेक्टर है नीचे उठना। समझ गए? अब प्रॉब्लम कहाँ पर है, इसका हमको सॉल्यूशन करना है। कितना पानी नीचे जाएगा? जहाँ तक बोर खराब है सुने हैं, 50 फीट में पानी, 10 फीट में पानी, 100 फीट में पानी, 200 फीट में पानी, 300 फीट तक पानी भी नहीं मिलता और मिलता भी है। दोनों बात वो डिपेंड करता है उस एरिया की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, जो हम किसानों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। शुद्ध पानी या पानी, अच्छी मिट्टी, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये अगर आप सुधार देते हैं ना, तो फिर किसान को कुछ भी खेती करे, फिर उसका बहुत कम उसको लागत की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी भर वो सिर्फ खेती किया, इधर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया। होना चाहिए जिसकी भौतिक दशा करेक्ट होना चाहिए, रासायनिक दशा करेक्ट होना चाहिए, और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जैविक दशा। ये भी होना चाहिए, और ये तो ज्यादा ही होना चाहिए। ज्यादा किस लिए होना चाहिए? दोनों को छोड़ दो, मैं भौतिक तरीके से मैं अपने खेत को सुधार लूंगा। टेम्परेचर ज्यादा है, आग जला दूं, इसका भौतिक दशा सुधर गया, मेरा टेम्परेचर कम दे, ये भौतिक है। रासायनिक दशा, कुछ ऐसा चीज डाल देता हूँ कि पानी को इसको सीधा वाष्पीकृत करके उठा दो, कुछ मैं ऐसा रसायन डाल दिया, उसकी रासायनिक दशा आप सुधार दो, जो आप चाहते हो। लेकिन इन दोनों के चक्कर में एक दशा जो हमेशा चपेट में आता है, वो है जैविक दशा। हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो हम ये दोनों के चक्कर को छोड़ के अगर इसमें जाएंगे, तो ऑटोमेटिक ये एक ऐसा चीज है जो दोनों चीज को ऑलरेडी मेंटेन कर देता है। मतलब हमको भौतिक रासायनिक के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। अब ये जैविक दशा हमारी खराब क्यों हुई है, सब किसान को पता है कि मैंने जो भी चीज अपने खेत में डाला है, जिसके कारण उस खेत में मिट्टी की क्वालिटी ठोसपन आ गया, कड़ा हो गया, दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है, हर किसान अपने मुंह जुबान में बोलेगा। दूसरा बात, उसकी दशा भौतिक रासायनिक दशा खराब होने के कारण जैविक दशा वहां पर नहीं है। मतलब वहां पर कि जितने मित्र बैक्टीरिया जो हमारे शत्रु बैक्टीरिया को खत्म करते हैं वो नहीं है। कैपेसिटी भी अच्छा होता है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऊपर में रहते हैं, कुछ 2 फीट में रहते हैं, कुछ 1 फीट में रहते हैं, कुछ 10-20 फीट में रहते हैं, जो समय आने पर ऊपर उठता है, ऊपर से नीचे जाता है। और इस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बराबर होने, जब ये बराबर होता है, तो वहां पर एक नया जीवन पैदा होता है। और यहाँ पर हमारे मित्र बैक्टीरिया में सबसे प्रमुख हमारा जो होता है केचुआ, जो किसान का सबसे बड़ा मित्र है। जब तक ये उसको इकोसिस्टम नहीं मिलेगा, तब तक वो वहां पर सरवाइव नहीं कर सकता, वहां पर पनप नहीं सकता। एक ही चीज को पनपाने के लिए पूरी व्यवस्था लगता है, जो आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और सॉइल कैरेक्टर को पूरा ठीक करने वाला है। इनका जिसके लिए सबसे प्रमुख कारक बना है हमारा डीएपी। डीएपी को तोड़ दो, पहले लोग राखड़ खाद अलग डालते थे, पोटास अलग डालते थे, यूरिया अलग डालते थे। अब तीनों के कॉम्बिनेशन में ये आगे मानते हैं सर। लेकिन आदमी डीएपी को भी पकड़ लिया, यूरिया को भी नहीं छोड़ा, और कभी कभी पोटास डोज डबल करने का आपका मत ही नहीं था। ये नीचे तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को खेती ज्यादा से ज्यादा, अगर मैं पीपल झाड़ की खेती करता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर तक। मतलब भगवान का एक ही सिस्टम बना बनाया, जितना उसका हाइट उतना उसका जड़। ये एकदम 100% नेचुरल नहीं होता है। मतलब पीपल की आप जितनी है कुछ जरूरत नहीं है, सब 1 मीटर के अंदर में खेती करते हैं। मतलब 6 फीट से ज्यादा, 1.5 मीटर से ज्यादा खेती नहीं करते। राहर मतलब ऊपर ही जाता है, तो हमको 1.5 मीटर। अब इस 1.5 मीटर मिट्टी में क्या परेशानी हुई है, ठोसपन आ गया है। ठोसपन आने के कारण वाटर नीचे नहीं जा रहा, तो मिट्टी के यहाँ पर सिर्फ ये वाला हिस्सा खराब होने के कारण हमारा सब कुछ सिस्टम गड़बड़। अब ठोसपन क्यों हुआ है? ज्यादा मात्रा में डीएपी डालने से जो घुल घुल के नीचे गए, जैसे पानी नीचे जाता है वैसे डीएपी नीचे जाता है, पोटास नीचे जाता है।
ज़्यादा कोई मात्रा मिल जाए तो ठोस, यही चीज हुआ। पौधा जितना खाने की इच्छा उतना खाए, खत्म, बाकी पड़ा हुआ है। यूरिया क्या चीज़ है? यूरिया तो एक प्रकार का नाइट्रोजन है, वो तो अपने डाले और उड़ा, 2-3 दिन में अपना सर दिखा, फिर उड़ा, फिर छींटो, फिर डालो, फिर उड़ो। तो यूरिया एक प्रकार की गैस है जिसको डालते हैं, जब तक हरापन आँख से नहीं दिखता तब तक समझ में नहीं आता कि पौधा स्वस्थ है क्या स्वस्थ है। ऐसी पोटास है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारे जीव को खराब की, जिसमें सबसे ज्यादा प्रमुख अहम रोल है उसका है नींदानाशक का, कीटनाशक का। ये यूरिया डीएपी से किसान को उतना नुकसान नहीं है जितना इससे नुकसान है, क्योंकि उससे मित्र बैक्टीरिया पूरे खत्म नहीं होते, पूरे नष्ट नहीं होते। लेकिन आप जो नींदानाशक डालते हैं ना, इसमें कोई नहीं बचता। जब बड़ा बड़ा पौधा नहीं बचता तो छोटा छोटा जीव है जो आँख से नहीं देख सकते, वो कहाँ बचेगा। तो किसान भाई ये कोशिश कीजिएगा, कुछ रकबे में ना नींदानाशक डालना बंद करें। खरपतवार होना बंद हो जाएगा तो निवाएगा क्या? तो खरपतवार ना होने का जितने भी कारण है उसका निवारण हमारे पास है। तो नया चीज दिखाएगा, सॉल्युबेक्टिंग बैक्टीरिया। सॉल्युबेक्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को घोलना, सॉल्युबेट करना। तो ये वही बैक्टीरिया है जो जमीन को ठोस करने के लिए 1 फीट से 2 फीट नीचे में जमा पड़ा हुआ है, इसको ये पूरा सॉल्युबेट करेगी। तो आपका जमीन नरम होगा कि नहीं होगा? पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। मोबिलाइज मतलब एक जगह से उठ के दूसरे जगह जाना, दूसरे जगह से उठ के तीसरी जगह जाना। तो ये मोबिलाइज करने का काम करता है। चूंकि पोटास वहां पर पड़ा हुआ है, ये तत्व कभी खत्म होने वाला नहीं, इसको तो हम सॉल्युबेट कर दिए, डिजॉल्व हो गया, फैल गया। लेकिन वो जो हमारा पोटास है उसको यूटिलिटी के लिए, उसको उपयोग के लिए क्या करता है, ये वाला बैक्टीरिया वहां से पोटास को उठाता है, जैसे दीमक मट्टी उठाता है, पौधे को देता है, फिर नीचे जाता है, फिर उठाता है। ये ला के देने का काम कौन करता है? पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। पोटास डालते हो लेकिन पौधा खाता क्या है? पोटेशियम। फास्फोरस डालते हो लेकिन नाइट्रोजन डालते हो लेकिन पौधा नाइट्रोजन खाते, रोटी बना खाते हैं। वैसे ही कोई चीज परिवर्तित होके ही कोई चीज आदमी खाता है, तो पौधा भी वही। तो इस बीच में गेहूं को रोटी बनाने की प्रक्रिया या यूरिया डीएपी पोटास का जो नाइट्रेट, पोटेशियम और फास्फोरस, इस चीज रूप में ये 3 बैक्टीरिया कारगर है जो तीनों आपकी धरती पे होने ही चाहिए। और ये 3 आदमी द्वारा बनाया नहीं है, ये उसकी संरचना को सुधारने के लिए नेचर द्वारा बनाया बैक्टीरिया, जिसको हमने खत्म कर दिया, उसी बैक्टीरिया को आपको डालना है जमीन सुधार। ये मित्र बैक्टीरिया इस पोर्टल में हमारे साथ में कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो ये मित्र संगठन मिला के अपनी कॉलोनी का नया निर्माण करते हैं, नया सदस्य को आमंत्रित करते हैं, जो कहीं न कहीं सुषुप्त अवस्था में पड़े, लेकिन उसका ऐसा माहौल नहीं मिल पा रहा है कि मैं यहाँ इनके साथ आके अपने उनके समाज में काम करूँ। जब ये सिस्टम सुधरता है ना, तो वो भी बैक्टीरिया वहाँ पर पनपना चालू होते हैं। तो ये है सेल, इसका नाम है सॉइल हेल्थ इन्हांसमेंट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी लिखा है, बाकी जैसे नहीं लिखा है। टेक्नोलॉजी मतलब ये एक टेक्निक है, ये पूरा एक फैक्ट्री है, ये खदान है, पूरा बैक्टीरिया का खदान है, जिसको हम सिंपल गोबर खाद के रूप में बोलते हैं। अब तो गोबर खाद में भी वो ताकत नहीं है, क्योंकि पैरा में वो ताकत नहीं है। उसमें है जो खाएगा गोबर वही नहाएगा। तो ऐसे बैक्टीरिया को नेचर से लेके इसमें फर्मेंटेड फॉर्म में, व्यवस्थित फॉर्म में, सुषुप्त अवस्था में डाल के रखा गया और आपको पैकिंग करके 1 साल के लिए भेजा गया, ताकि ये मेरे फैक्ट्री में वृद्धि मत करे, ये तुम्हारे खेत में जाओ और अपना डेवलपमेंट करे। ये टेक्नोलॉजी है, एक का लाखों करने का। तो ये एन, पी और के, ये सीधा आपकी मिट्टी को भी सुधारती है। सुधारने का और कोई तीसरा विकल्प अगर नया टेक्नोलॉजी आएगा ना, तो इसमें हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वहाँ साइंटिस्ट लोग बैठे दिमाग लगा रहे हैं। वो नया प्रोडक्ट 95
और ये दुश्मनों के लिए इंटैक्ट कीटनाशक और एक फफूंद से बचने के लिए रहता है। लगभग यही चीज ही किसानों को चाहिए। जब किसान कोई भी बीज में वो पूरे गुण होते हैं कि अपने जैसे लाखों बीज निर्माण नहीं होते। एचएमटी चाहिए तो एचएमटी को फंडा तो क्लियर है, एचएमटी को तो सरला तो नहीं होगी। तो बीज वही है, हमारे बीज को यहाँ पर खरीद के उसको थोड़ा सा साफ करके उड़ा के थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके उसी 30 रुपये किलो के बीज को हमको 70, 80, 200, 300, 500 उनकी जितनी मर्जी उतने में बेचता है और हम लोग आसानी से खरीदते हैं। फलाना नहीं होगा, ठिकाना नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, इसी नाम से खरीदते हैं। ये वाला खरीदूंगा बीमारी नहीं। लेकिन क्या करते हैं, वही चीज अगर किसान के हाथ में मिल जाए तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर वही चीज आपको वो 30 रुपये किलो के बीज को 300 वाला बनाने वाला फार्मूला मिल जाए तो अच्छा रहेगा। और 30 रुपये को 300 रुपये बीज का है, ये उपचारित कीजिए स्टीमरीज से। बीज के ऊपर जो छिलका रहता है इसको खोलने से लेके बीच में उसका नोक रहता है जिससे पौधा निकलता है, उसमें से लेके जो नोक निकलता है उसके 2 नोक निकलते हैं, एक ऊपर निकलता है, एक जड़ बनता है, एक पत्ता बनता है। इनको जितनी चीजों की जरूरत है सब इसमें मिला दिया। बीमारी ना क्या आता है, तो नमी और कंडीशन ठीक नहीं होता तभी वहां पर फंगस डेवलप होता है। तो फंगस बीमारी के कारण जड़ में दिक्कत प्रचार होकर ऊपर को खराब करता है। तो हमारी बीमारी ऊपर से भी आती है और धरती से भी आती है। तो धरती पे तो जाके स्प्रे कर नहीं सकते, स्प्रे पर हमको घुसा के। इसके लिए आप उस धरती के कीटाणु जो हमारे पौधों के लिए नुकसानदायक है हमको मारना नहीं है उसको, या हम मार ही नहीं सकते, ऊपर भी नहीं मार सकते, नीचे भी नहीं मार सकते। लेकिन हमारा मकसद ये होना चाहिए कि उनसे हमारा पौधा प्रोटेक्ट रहे, उस बीमारी से हमारा पौधा सुरक्षित रहे। तो सुरक्षा कवच के लिए यहाँ पर व्यवस्था है देखा, ये आपके पौधे में फफूंद वायरस को आने से रोकेगा। ज्यादा प्रकोप होता है या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ज्यादा होता है तो ऐसे बीजों में आप इंटैक्ट से भी उपचारित कर सकते हैं। तो ये उपचारित करने की व्यवस्था सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये व्यवस्था आपके होती है पौधों की हमारी क्या अवस्था है, 4 अवस्था, बचपना, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। सेम वहां पर भी होता है। ये हमारा बाल्यावस्था, ध्यान को जमीन में डाले बाल्यावस्था। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच में ही बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी यही समस्या ज्यादा होती है। ठीक, जब उगता है तभी उसको खराब करने के लिए बीमारियां आती है। तो यहीं पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक, तो यहीं पर भी बीज उपचारित करके कुछ बीमारियों से आप 20 से 25 दिन तक बचने की व्यवस्था। जैसे 20 से 25 दिन होता है उसमें कीट या फंगस लग सकते हैं, सेम उसी समय जैसे कि आपने बताया कि इसकी बीज का 3 बार उपयोग करना ही। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा बीज उपचारित करने के बाद 4 बार। ठीक है सर। तो ये पहला अवस्था में आपको स्प्रे करना है, कीटनाशक हो या फफूंदनाशक। और एक अच्छा चीज ये हो गया कि आप कीटनाशक और फफूंदनाशक को आप मिक्सअप छिटवा सकते हैं। पहले हम लोग के साथ ये व्यवस्था नहीं थी, हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट थे तो कीटनाशक के साथ हम फफूंदनाशक को नहीं मिला सकते। अब ये व्यवस्था अपडेट हो क्या किया, कीटनाशक और फफूंदनाशक को एक साथ छिड़काव कर सकते हैं। तो ये प्रथम बार में मतलब फफूंदनाशक, कीटनाशक और ग्रोथ, यही चीज मार्केट में भिन्न भिन्न रूप में मिलता है। और ये तीनों चीजें इतना नैनो टेक्नोलॉजी फॉर्म में बनाया है कि ये बहुत कम डोज में बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। मतलब कि जहां पर 40-50 ml डाल रहे यहाँ पर 15 से 20 ml डाल रहे हैं। तो क्या होता है, मार्केट में जो 1700-1800 रुपया या 500 रुपया का जो आपको लगता है कि 500 रुपये लीटर में ग्रोथ प्रमोटर है उसको 50 ml डालो, और हम बोलते हैं कि इसका कीमत 1700 रुपये। तो पानी बन गया, ऑक्सीजन के परमाणु मिले, हवा बन गया, ऑक्सीजन बन गया, नाइट्रोजन। अब क्या होता है, ये तीनों को व्यवस्थित करने के लिए हमको एक पार्टिकल चाहिए, कार्बन।
जो हमको हमारे जमीन से मिलते हैं, और जमीन में ही वो कार्बन तत्व की संख्या एकदम से डाउनफॉल में जा रही है। ये कार्बन की संख्या आपके खेत में होनी चाहिए। तो NPK सेट का जब उपयोग करते हैं ना, आपका कार्बन लेवल बढ़ता है। तो इस ऑक्सीजन, इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के साथ यदि हम अपने जमीन, ये जमीन से मिल गया NPK से बाकी चीजें इधर से। कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, कितना बड़ा कीटनाशक बना ले, कितना बड़ा कुछ निकाल ले, ये 4 चीज के अलावा 5वां चीज है ही नहीं मिलेगा। अणुओं की संख्या को कम ज्यादा करके इसको बनाया गया। इससे दारू भी बनेगा, इससे अमृत भी बनेगा, इससे टॉनिक भी बनेगा, इससे दवाई भी बनेगा, इसके अलावा वो चीज से बनता ही नहीं। फार्मूला समझ में आ गया? ज्यादा तक अंदर घुसने की जरूरत नहीं। तो इसको बस में करने के लिए एक प्रोडक्ट लाया 99। ठीक, इसको आपको NPK सेल के साथ मिलाना है, यूरिया DAP पोटास के साथ मिलाना है, स्टीम बायोएंटिक कीटनाशक के साथ मिलाना है, क्योंकि हवा सबको चाहिए, केमिकल को भी चाहिए, ऑर्गेनिक को भी चाहिए, बायो को भी चाहिए, इनऑर्गेनिक को चाहिए, जिस भी नाम से बोलो। हम जो खेत कर रहे हैं, एक थोड़ा सा टेक्निकल नया शब्द बोलो, जिसको ऑर्गेनिक से नफरत है ना, उसको कार्बनिक बोलो। और जिसमें सेट डाला रहेगा, मिट्टी ऊपर उठ जाएगी, भुरभुरा हो जाएगा, उसका उंगली आसानी से घुस जाएगा, ऐसी तेरा जड़ वड़ घुसेगा। सेट को डालेगा तो खेत में 1 हफ्ते बाद समझाओ, तो ऐसा भी आप देखो कर सकते हैं। बायो 99 आपका कैसे काम करता है? जैसे मैं बोला कि हवा और पानी में हमारा नियंत्रण नहीं है सर, स्टीम चूल्हा वाला नहीं है 99